Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 2.3 को कंटिन्यू करेंगे और न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया ने एक साथ मिलकर नेपोलियन को 1815 में हरा दिया था। उसके बाद यूरोप में जो सरकारें आई वह कंजर्वेटिव्स थीं। इसीलिए देखिए आपका जो टॉपिक है 2.3 वह कहता है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आज के इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। कहता है In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Persia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. कहता है कि 1815 में जिन देशों ने नेपोलियन को एक साथ मिलकर हराया था, जैसे ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया, इन तमाम देशों की मीटिंग जो है वह वियना में हुई कि यूरोप को अब कैसे चलाया जाए। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और कहता है कि ये जो कांग्रेस जो हुई, मतलब ये जो मीटिंग जो हुआ, जो असेंबली जो थी, उसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया। द डेलीगेट्स drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। कहता है कि ये जो मीटिंग हुई उसमें वियना की संधि जो है वह साइन की गई। क्योंकि ये ट्रीटी जो है वियना में साइन हुई थी, इसीलिए इसको ट्रीटी ऑफ वियना भी कहते हैं। ये जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, इसका मकसद था कि नेपोलियन के जमाने में जो जंग हुई थी और उस दौरान जो चेंजेज हुए थे उन तमाम चेंजेज को खत्म कर देना। मतलब मैक्सिमम जो नेपोलियन ने नेपोलियनिक वार्स के दौरान जो तब्दीली की थी उस तब्दीली को खत्म कर देना। द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रीस्टोर्ड टू पावर। कहता है क्या कि फ्रांस के क्रांति के दौरान जिस बॉर्बन डायनेस्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, हटा दिया गया था, नेपोलियन की जब हार हुई 1815 में, उसके बाद जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई तो आप देखेंगे कि बॉर्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रांस की गद्दी पर बैठा दिया गया। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और कहता है कि नेपोलियन के जमाने में फ्रांस ने जितने भी क्षेत्र जीते थे उन तमाम क्षेत्रों को उससे छीन लिया गया, उन तमाम एरियाज को उससे छीन लिया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और कहता है कि फ्रांस का जो सरहद जो था उसके चारों तरफ आप देखेंगे कि बहुत सारे किंगडम्स वगैरह एस्टेब्लिश कर दिए गए ताकि आने वाले वक्त में फिर से कोई नेपोलियन पैदा नहीं हो और फिर से वह यूरोप को जीतने का ख्वाब नहीं देखे। Thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north। कहता है कि इसीलिए आप देखेंगे, मतलब फ्रेंच एक्सपेंशन नहीं हो, इसके लिए आप देखेंगे कि फ्रांस के सरहद पर जो फ्रांस की जो सीमा जो थी उसके चारों तरफ किंगडम्स वगैरह एस्टेब्लिश किए गए। कह रहा है thus the kingdom of the Netherlands which included Belgium was set up in the north। कहता है कि इसीलिए आप देखेंगे कि फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें बेल्जियम भी था। बाद में आप देखिएगा बेल्जियम उससे अलग हो जाता है। was set up in the north, नॉर्थ में जो है किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को एस्टेब्लिश किया गया जिसमें बेल्जियम था। एंड जिनेवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ। और कहता है कि आप देखेंगे कि साउथ में जो पिडमोंट रियासत जो थी उसमें जिनेवा को ऐड किया गया।
पर्सिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। और कहता है क्या कि पर्सिया को उसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर, मतलब जो उसकी सीमा जो वेस्ट में थी, वहां पर नेपोलियन ने जिन जिन हिस्सों को जीता था उसको पर्सिया को दे दिया गया। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली को की कमान जो है दे दी गई कि नॉर्दर्न इटली को आप कंट्रोल कीजिए। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। लेकिन आप देखेंगे कि नेपोलियन ने जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स, मतलब जितने भी छोटे मोटे जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, 39 जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स का नेपोलियन ने एक यूनियन बनाया था, एक महासंघ बनाया था, उसको उसी तरह से रहने दिया गया। इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। कहता है कि ईस्ट में रसिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया जिसको नेपोलियन ने जीता था। वाइल पर्सिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, और कहता है कि पर्सिया को सैक्सोनी का हिस्सा जो है वो दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। कहता है कि ये जो मीटिंग जो हुई, ये जो संधि जो हुआ, जिसको ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं, इसको ट्रीटी ऑफ वियना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वियना में हुआ था ये संधि। इसका मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य क्या था? मेन लक्ष्य था कि नेपोलियन ने बहुत सारे देशों को जीतकर वहां के मोनार्कीज को जो खत्म कर दिया था उसको फिर से रिस्टोर करना, मतलब फ्रांस के सरहद के चारों तरफ फिर से किंगडम्स को एस्टेब्लिश कर देना, फिर से जो है कंजर्वेटिव्स जो है वो सत्ता में चले आए। इसका मेन उद्देश्य जो है वही यही था। कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। कहता है कि 1815 में जो कंजर्वेटिव रिजीम्स जो थी वो बहुत ज्यादा निरंकुश थी, ऑटोक्रेटिक थी। दे डिडंट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। कहता है कि इनको आलोचना जो है वो बर्दाश्त नहीं थी। एंड डिसेंट, कहने का मतलब अगर कोई जो है इन सरकारों की आलोचना करे या फिर जो है असहमति जताए, जो कि डेमोक्रेसी में होता है, इन लोगों को पसंद नहीं था। एंड साउट टू क्रब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लिस्टिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। कहता है कि ये जो कंजर्वेटिव रेजिम्स जो नेपोलियन के हारने के बाद सेटअप किया गया यूरोप के उन देशों में जहां पर आप जिस पर जो है नेपोलियन ने आप देखेंगे कब्जा किया था, तो कहता है कि आप देखेंगे कि ये जो ऑटोक्रेटिक, ये जो सरकारें जो थी वो पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक थी, निरंकुश थी। ये अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर कोई भी आलोचना करता था या इनसे असहमति व्यक्त करता था या ये सवाल करता था कि ये जो ऑटोक्रेटिक सरकार जो है ये कानूनी रूप से कितनी सही है, तो उन आवाजों को ये सरकारें कुचलने का काम किया करती थी। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution। कहता है कि आप देखेंगे कि इसमें जो मैक्सिमम सरकारें जो थी, इसमें जो मैक्सिमम जो सरकारें थी, आप देखेंगे कि इन्होंने सेंसरशिप लॉज को और ज्यादा मजबूत किया ताकि न्यूज़पेपर में जो कुछ भी कहा जाए या उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। मतलब जो सरकार चाहे वही जो है वो न्यूज़पेपर में छपा करे। बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स वगैरह, उन तमाम चीजों को कंट्रोल किया जाए। मतलब तमाम चीजें जो हैं, जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है, जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है, उसी के अकॉर्डिंग हो। उन तमाम चीजों को कंट्रोल किया गया जो लिबर्टी और फ्रीडम की बात करती थी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, प्लेज हो, सॉन्ग्स हो। ठीक है, तो यहां पर बता रहा है कि आप देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो है जो किताबें लिखी गई थी या प्लेज या सॉन्ग्स, उन तमाम को
कंट्रोल किया गया, उन तमाम पर सेंसर लगा दिया गया और न्यूज़पेपर पर भी सेंसरशिप लागू किया गया ताकि न्यूज़पेपर अखबार जो है वह वही लिखे जो सरकारें चाह रही थी। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो यादें थीं वह लिबरल्स को हमेशा इंस्पायर करती रहीं और उस जमाने में मतलब 1815 के बाद आप देखेंगे कि जो लिबरल्स जो थे उनकी एक ही मांग थी, एक जो बहुत सारी मांगे थी, एक मांग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वह थी प्रेस की आजादी। मतलब प्रेस जो है वह पूरी तरह से आजाद हो। उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। डेट्स ऑल, थैंक यू।